नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीडीपी सीटेट 2026 में जो एग्जाम होने वाला है फरवरी महीने में, उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने लर्निंग मेथड यानी कि जितनी शिक्षण विधियां हैं उनको समझा तथा उनके तथ्यों को समझा। देखिए, अभी हम लोग केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। इस थ्योरी की जरूरत आपको जब आप पेपर सॉल्व करेंगे पड़ेगी, तो आप थ्योरी को अच्छा समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में एकदम आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अपने हम आज नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं और उससे बनने वाले प्रश्नों को या उससे कैसे कैसे टर्म निकल के आते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक से हर बार एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। देखिए, जो थ्योरी बताते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन जब वो घुमा के पूछेगा तो उस थ्योरी से संबंध बना के आपको आंसर निकालना रहेगा। इसीलिए सीटेट के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन मैच नहीं करता। हमेशा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ऐसा लगेगा नया पूछ रहा है, तो नया नहीं पूछता, बस उसी थ्योरी से या उसी तथ्य से जो आप पढ़े हैं उससे वो रिलेट करके पूछता है। तो चलिए समय न लेते हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चीजों को समझते हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग का। देखिए, अब ये लिंग निर्धारण क्या है या इसका क्या रोल है, इस सेक्शन में इसको हम समझते हैं। देखिए, बात करें लिंग का तो इसका मोटे तौर पे करें तो 2 अर्थ होता है। कैसे होता है समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें लिंग की, तो इसको हम अगर बायोलॉजी की भाषा में कहें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स। सेक्स मीन्स, देखिए, लिंग निर्धारण या आप कहें सेक्स मीन्स यह एक जैविक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा? जैविक अवधारणा। आपसे डायरेक्ट पूछता है लिंग का अर्थ क्या है, तो यह है एक जैविक अवधारणा। अब बात को समझिएगा। जैविक अवधारणा मीन्स जिसको ईश्वर ने या जिसको भगवान ने जैसा बना दिया। अब देखिए, उसमें मानव का कोई रोल नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा सेक्स क्या है या सीधा पूछेगा लिंग क्या है, तो नीचे लिखे रहेगा जैविक अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, रूढ़िवादिता या प्राकृतिक आपसे कह देगा आपदा, कुछ भी कह सकता है वो। तो ये एक जैविक अवधारणा है। जैविक अवधारणा मीन्स लिंग को हम इंग्लिश में सेक्स भी कहते हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, भगवान जिसको जैसा बना दे। जैसे इसमें 3 प्रकार के जेंडर देखे जाते हैं, या तो मेल हो सकते हैं, या तो फीमेल हो सकते हैं, और या तो लास्ट में आपका आता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये 3 टाइप के आपको सेक्स देखने को मिलते हैं या 3 टाइप के लिंग देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, टर्मोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि लिंग का एक और नाम है जेंडर। अब ये क्या है? अगर भाई लिंग में सेक्स में लिंग होता है तो जेंडर क्या है? जेंडर भी लिंग ही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है सामाजिक अवधारणा। अब बात को दोनों में जरा ध्यान से समझिएगा, आपको पहला क्वेश्चन यही फंसाता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है, अगर सेक्स की बात करें या लिंग की बात करें, जो जैविक अवधारणा के अनुसार उसमें वो प्राकृतिक है, वो ईश्वर ने जो दिया है, उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। बस एक महिला बनाया, एक पुरुष बनाया, बस। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने कहीं नहीं कहा कि महिला इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, पुरुष इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, महिला इस क्षेत्र में नहीं जाएगी, पुरुष इस क्षेत्र में जाएगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम बात करें जेंडर की, जो जेंडर टर्म आया है वो सामाजिक अवधारणा है, यानी कि आसपास के लोग या हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसकी देन है। उसने ही कहा है, क्या कहा है कि महिला, पुरुष और उसने कहा है ट्रांस, ये तीनों के विषय में इसने भी डिफाइन किया है। बट अब यहां डिफरेंस समझिएगा, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। महिला, पुरुष, ट्रांस सब एक समान है ईश्वर के लिए। बट अगर जेंडर की बात कह देगा तो वहां पे पूछता है कि महिला, पुरुष। इसलिए आप देखिएगा, जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपसे कहता है जेंडर। जेंडर मीन्स क्या आप महिला है, पुरुष है? अगर महिला है तो आपको वेटेज मिलेगा, पुरुष है तो वेटेज नहीं मिलेगा। या आपसे कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो पैंट नहीं पहन सकती, पुरुष पैंट पहन सकते हैं, महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। तो ये सब तमाम प्रकार के जो डिफ्रेंसिएशन है, या इस आधार पे, सोशलाइजेशन के आधार पे, देखने के आधार पे, लोगों से इंटरेक्ट करने के आधार पे
इसका मतलब ये है कि समाज के आधार पे जब डिवीजन हुआ तो उसको कहते हैं मेल फीमेल या ट्रांस। लेकिन कौन सी अवधारणा? सामाजिक अवधारणा। तो आपसे पूछेगा वो ऑप्शन में, देखिए लिंग निर्धारण की सामाजिक अवधारणा क्या है, तो दोनों ऑप्शन रहेगा। आप ध्यान से मारिएगा इंग्लिश देख करके, ये नहीं कि ये मार दें। लेकिन जब आपसे सिंपल आपसे पूछा, कुछ नहीं लिखा, लिखा कि लिंग क्या है, नीचे दोनों ऑप्शन रहेगा, ये भी ये भी। तो लिंग केवल और केवल क्या है? एक सेक्स है। लिंग सेक्स है, जिसका मतलब ये हुआ एक जैविक अवधारणा है, यानी कि बायोलॉजी टर्मोलॉजी है, जिसमें ईश्वर ने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है। बट जेंडर में मतलब वही है, अर्थ भी वही है, बट अगर डीपली जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, जिसमें हम लोग महिला पुरुष और ट्रांस में डिफरेंस करने लगते हैं। ट्रांस को कोई अपने घर नहीं रखता, उनको पसंद नहीं करता, ट्रांस को कोई नौकरी नहीं देता, बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम होती है, तो बेचारों को भीख मांगनी पड़ती है। तो ये तमाम प्रकार की कंडीशंस है। लेकिन ईश्वर ने तो ऐसा किया नहीं है। ईश्वर ने सबको से बनाया, सबको दो हाथ, दो आंख, दो कान, एक मुंह, एक नाक, सबको दिया है। बस थोड़ी चीजें डिफ्रेंशिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से उनका वैल्यू वो नहीं हो पाती जो अदर की होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। दो चीज क्लियर हुई आपको, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पर थोड़ा जोर देना। आपको सवाल यही पूछेगा, ऐसा घुमा के पूछेगा, बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम चीजों पे, हम हर चीज पे डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित जब भी आपको टॉपिक पढ़ाएं तो आप पेपर में सवाल देखा कीजिए कि क्या आ रहा है हमको कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, ये क्या है। इन सब चीजों से आप परिचित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप परिचित नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो आपको घुमा देता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब यह है, ऐसे सिंपल समझिए, पुराने जमाने, यानी कि पुराने जमाने के जो लोग हैं उस बात को वो नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, पुराने जमाने की नीति कह लीजिए या पद्धति कह लीजिए या तरीका कह लीजिए। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि महिलाएं जो होती हैं हमेशा घूंघट करेंगी, इतना सारा घूंघट करेंगी। और कोई महिला अगर घूंघट नहीं की है तो अरे बाप रे बाप, इसकी पतोहिया देखो पूरा गांव भर उड़ रही है। काहे भैया, वो इंसान नहीं है, घूंघट कर जाए मोह वाले भारा जाए। तो कहने करती है, पुराने जमाने के लोग मानते थे कि महिलाएं जो होती हैं वो बाहर काम नहीं करेंगी, वो घर का काम करेंगी। और पुराने जमाने जाएंगे तो महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता था जैसे पुरुष, अगर कोई पुरुष है, अगर वो मान लीजिए कभी बचपन में या कहीं भी थोड़ा गुड़िया से खेलने लगा तो है गुड़िया से खेला, लड़की है करे, यानी कि उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो कर ही नहीं सकता, कर दिया तो महापाप है। जैसे एक लड़की है, वो अगर वो क्रिकेट का बल्ला उठा ली, तुम बैठ खेलोगे, हटो चलो, बैठ के चलो चौका चौका चूल्हा करो। तो कहने करती है पुराने जमाने के लोग हमेशा से लड़की को लड़कों को अलग अलग देखते थे। जैसे लड़कियों का काम था शुरू से उठना है, घर का खाना बनाना है, छोटे बच्चों को देखना है, परिवार देखना है, और उसके बाद खेती करनी है, ये सब चीजें थी। बच्चों के लिए क्या था, लड़कों के लिए उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, फिर अपना खेलना कूदना है। बच्चियों को खेलने का मौका भी नहीं दिया जाता था, खेलना है तो घर के अंदर खेलो, क्रिकेट नहीं खेल सकती, कबड्डी नहीं खेल सकती, तमाम प्रकार की चीजें पहले पुराने जमाने से चलती हुई आ रही थी। उसी को कहा गया है लैंगिक रूढ़िवादिता। तो आपसे क्या कहेगा पता है, लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ ये है, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं, लोग क्या कहते हैं लड़कों को कि तुम बाहर जाओ क्रिकेट खेलो, लड़कियों को कहते हैं अंदर घर में क्रिकेट खेलो। या लड़कियां कभी कहती हैं कि पापा हमको बैट ला दीजिए हम खेलेंगे, तो कहते हैं नहीं 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 तुम नहीं खेलोगी, ये भैया के लिए है। या जनरली जब माता पिता कोई भी मान लीजिए सामान ले आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप लाते हैं गुड़िया, तो लड़कों को कहा जाता है नहीं तुम गुड़िया से नहीं खेलोगे, तुम खेलोगे बैट से। और लड़कियों को कहते हैं तुम बैट से नहीं खेलोगी, तुम खेलोगी गुड़िया से। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिफरेंशिएट हम किए हैं लड़कों लड़कियों में, इसी को कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। यानी कि जो पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है कि औरतें हमेशा साड़ी ही पहनेंगी, पुरुष पैंट शर्ट पहनेंगे, पुरुष ही बाहर का काम करेंगे, पुरुष खाना नहीं बनाएंगे, महिलाएं बनाएंगी। तो ये जो कुछ बातें हैं या जो ये किंवदंतियां हैं जो पुराने जमाने से चलती आ रहे हैं, इसी को कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। अब वो सवाल आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन फंसाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या फंसाएगा कि रीता कहती है, रीता अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे क्रिकेट खेलना है, बैट का बल्ला लाके दीजिए। लेकिन पिताजी उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि बैट बल्ला केवल लड़के लोग खेलते हैं, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो ये किस दशा को दर्शाता है
नीचे 4-5 ऑप्शन आपको रहेगा, केवल आपको मारना है लैंगिक रूढ़िवादिता। जिस ऑप्शन में या जिस सवाल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये कहा जाए, या मान लीजिए सवाल दे दिया कि महेश गणित पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह कठिन सवालों को तुरंत हल कर लेता है, जबकि सीमा उस सवाल को हल नहीं कर पाती। ठीक है, ऐसा शिक्षक कहते हैं कि तुम्हारे लिए गणित नहीं बनी है। यह किस चीज को दर्शाता है? तो आपसे उसमें रहेगा सामाजिक डिसबैलेंस को रहेगा, या प्राकृतिक नीति को, या गणित लड़कियों के लिए नहीं बनी है, या यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को या लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो यह एक लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि गणित तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तो कैसे भी क्वेश्चन करके आएगा, जब भी आपसे चाहे पढ़ाई लिखाई के संबंध में कहे, चाहे सोशलाइजेशन के संबंध में कहे, चाहे कमाने के संबंध में कहे, चाहे विकास के संबंध में कहे, अगर आपसे ये कह रहा है वो कि लड़कियां इस क्षेत्र में कम हैं या लड़के ही इस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, तो समझ जाइएगा वो लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता समझ में आ गया क्या होता है? केवल एक दूसरे को कम करना या बताना। इसी में एक छोटा सा टर्म आता है लैंगिक पूर्वाग्रह। अब देखिए ये भी वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अब समझिएगा क्या। लैंगिक पूर्वाग्रह इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें अंतर बताता है, अंतर करना या अंतर बताना। जैसे समझिएगा, इसमें मैंने ये कहा कि जो पुराने जमाने से चलते हुए आ रहा है कि जो औरतें हैं वो पैंट शर्ट नहीं पहन सकती, साड़ी ही पहनेंगी, यह है रूढ़िवादिता, जो पुराने जमाने से चलता हुआ रहा है। लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ टेस्ट निकाला या टेस्ट लिया, उन्होंने ये देखा कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के नंबर ज्यादा आए हैं, और उन्होंने कहा कि लड़के इंग्लिश पढ़ने में अच्छे होते हैं। ये किस बात को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को, रूढ़िवादिता को नहीं। रूढ़िवादिता मतलब जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने भाई टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उन्होंने कहा कि लड़के अच्छे होते हैं। क्यों कह रहे हैं आप अच्छे होते हैं? लड़कियां अच्छी नहीं होती? आजकल पढ़ाई लिखाई के मामले में लड़कियां भी अच्छी होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। लड़कों को पीछे कर रही हैं, वो हर क्षेत्र में पीछे कर रही हैं। खेल में आप ले लीजिए, अभी विमेंस महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। हर क्षेत्र में वो आगे है, कबड्डी में उन्होंने जीता, उन्होंने ओलंपिक में जाकर उन्होंने अपने नाम रोशन किए, जहां की पुरुषों ने कम किए, महिलाओं ने ज्यादा किए। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबरी पे हैं या बराबर वो योगदान दे रही हैं। लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह में हम अंतर करते हैं कि भाई तुमसे बेटर हैं, या बहन तुमसे खराब है, या कहते हैं दो बच्चे हैं कक्षा में, कहते हैं तुम इससे अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तुम्हें पढ़ने कभी नहीं आएगा, तुम इस समाज से आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब हम अंतर बताने लगे, अंतर करने लगे, अंतर मतलब जैसे हमने बैट लाया बैट, दोनों आज के जमाने में, फिर से बात समझिएगा, आज के जमाने में, ठीक है, पहले जो बातें पुरातन चलती आ रही हैं रूढ़िवादिता है, लेकिन आज के जमाने में भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब हम पहले से ही डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। जैसे अगर घर में आया बैट, हमने कहा बेटा तुम्हारे लिए बैट लाए खेलो, और बेटी ने कहा हमारे लिए पापा, तुम्हारे लिए बेटा ये लाओ, ये गुड़िया लाए खेलो, तो वही हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। मतलब उसके दिमाग में धीरे धीरे हम भर रहे हैं कि तुम क्रिकेट के लिए नहीं बनी हो। ठीक है, या वो कभी जिद करती है कि हमको क्रिकेट खेलना है, तो हम उसको बताते हैं कि नहीं नहीं, क्रिकेट केवल लड़कों का गेम है, तुम्हारा गेम नहीं है। इस प्रकार की चीजों को या इस प्रकार के तथ्यों को हम कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसका प्रयोग एक शिक्षक को कभी नहीं करना चाहिए। इसका और सिंपल कहें तो इसका नाम है लैंगिक पक्षपात। लिंग के आधार पे हम उसके कार्य को डिसाइड कर दें, यही है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात। ठीक है, स्कूलों में देखिए, अब इधर नहीं होता कि कभी कभी हम लोग बच्चों को कहते हैं चलो ग्राउंड साफ करो, तुम लोग ग्राउंड साफ करना है, और बच्चों को हम लोग कहते हैं चलो तुम ग्रीटिंग बनाओ। क्यों भाई, क्या बच्चियां साफ नहीं कर सकती ग्राउंड, या बच्चे ग्रीटिंग नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बट हम लोग करते ऐसा है, वो हैबिचुअल हो चुका है। तो यही है लैंगिक पूर्वाग्रह, डिफ्रेंशिएट करना। आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में भी पुरानी पद्धतियों के अनुसार हम डिफ्रेंशिएट जो कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। क्लियर हो गई बात? इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछता है। वैसे जनरली ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते, क्योंकि ये लगभग मैच करते हैं। अक्सर ये अकेले के लिए आते हैं, अगर साथ में आते हैं तो उसको देख लीजिएगा कि मॉडर्न करके पूछ रहा है या पुराने जमाने के लिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अक्सर जब ये सवाल आएगा तब ऐसे ही कहता है
कि एक महिला शिक्षक ने विज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन्होंने देखा कि लड़कियों ने अपना कार्य अच्छे से किया, लड़कों ने कार्य अच्छे से नहीं किया। तब वो कहती हैं, या उन्हें क्या कहना चाहिए कि लड़के खराब होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं, या तीसरा ऑप्शन लड़के और लड़कियों में बहुत डिफरेंस होता है, या उन्हें कक्षा को पुनः पढ़ा करके एक समान अवसर देना चाहिए। तो ये समान अवसर वाला हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझे रहिएगा। आप पॉजिटिव कहां से पकड़ पाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये हमारा हुआ पहला टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा लैंगिक डिफरेंस या लैंगिक पूर्वाग्रह, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आप कोई भी सीटेट का पेपर देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवंशिकता। अब देखिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आपसे सवाल पूछता है, उसी के अनुसार आपको कर देना है। देखिए आनुवांशिकता, अब ये क्या है इसको समझते हैं। हेरिडिटी। देखिए बात करें आनुवंशिकता की तो सिंपल है, ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है, या आप कह लीजिए कि जो दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, रंग हो गया, ईटीसी, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर कुछ कुछ ही केसेस में ऐसा होता है ना, मैक्सिमम केस में होता है। जैसे मान लीजिए इंसान है, तो इंसान का जो भी बच्चा होगा उसके दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, दो कान होंगे, एक नाक, एक मुंह, और उसके बाद सर होगा, फिर सर पे बाल आएगा। ऐसा थोड़ी है कि बाल उसका यहाँ पेटवा पा जाए, ये बाल यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर घोड़े का बच्चा है, उसके चार टांगे होंगी, दो आंख होगी, उसका मुंह ऐसे भौंका से निकला रहेगा, हाथी उसके सूंड रहेगी। अब क्या किसी इंसान के बच्चे को सूंड हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके आनुवंशिकता में कह लीजिए, या उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर में ऐसा गुण है ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, ठीक है। जनरली इस चीज को बताया था, हालांकि यहाँ का चैप्टर नहीं है, बस समझाते हैं आपको थोड़ा सा। इसको दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था आनुवंशिकता, या आप कह सकते हैं जो हेरिडिटी का जो नेचर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, उसी को हम कहते हैं आनुवंशिकता। और इसका कारण जीन होते हैं। जीन कौन होते हैं? जीन, ठीक है। कौन होते हैं? जीन। क्लियर? बस इस टॉपिक से हमें केवल इतना ही जानना था। अब इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे, अभी करते हैं, पहले थोड़ा समझ लें इसको। देखिए बात करें आनुवंशिकता की, जैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, आजकल हमारे समाज में ये देखा जाता है कि अक्सर अगर जैसे मान लीजिए किसी को एक बेटी हुई, दो बेटी हुई, तीन बेटी हुई, चार बेटी हुई, तो अक्सर सब लोग कहते हैं पता नहीं कैसी औरत है, बेटी पैदा कर रही है, यही कहते हैं सब लोग ना। जबकि अगर देखा जाए, जबकि पिता और माता दोनों को देखा जाए, तो पिता और माता ये दोनों क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं या क्रोमोसोम, इसको कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। पिता की बात करें तो इसके पास एक्स और वाई होता है, माता के पास एक्स एक्स होता है। क्लियर हुई बात? एक्स एक्स, ध्यान समझिएगा। अगर पिता का एक्स आया और माता का एक्स गया, तो यहां पे पैदा होगी लड़की। पिता का वाई आया, माता का एक्स आया, क्योंकि माता के पास एक्स है ही तो एक्स ही आएगा हमेशा, तो यहाँ पे पैदा होगा लड़का। अब जरा आप बताइए इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की होने के लिए? कौन है बताइए? माता है कि पिता है? तो आप कहेंगे पिता है। अरे भाई पिता भी नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबल ईश्वर है। ईश्वर कैसे है? अब वाई आएगा या एक्स आएगा, किसके बस में है? किसी के बस में नहीं है। तो पैदा होता है लड़का, एक्स वाई आ गया तो, और अगर एक्स एक्स आ गया तो लड़की। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखे रहेगा। और कुल मिला के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र। अगर जोड़े को हम बांट दें तो 46। ओवरऑल एक मानव में, या एक कह लीजिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक इंसान में 23 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े या 46 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जिससे एक मानव की संरचना होती है या मानव बनता है, ठीक है। एक छोटा टर्म हमने समझा दिया आपको, बट बाकी यहाँ का टॉपिक नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो लिंग निर्धारण में किसका योगदान होता है? पिता का होता है, माता का नहीं होता। लोग कहते हैं माता को। क्लियर?
चलिए, ये बात हो गई आनुवंशिकता की, ठीक है। ये इसको इतना ही थोड़ा समझना था। अब चलते हैं हम आगे और अपने अगले टर्म को हम समझते हैं। देखिए, अगला टर्म है हमारा वातावरण या इन्वायरमेंट। देखिए, विकास में आनुवंशिकता और वातावरण, मैंने आपको बताया था, ये दो बहुत रोल अदा करते हैं। वातावरण का मतलब है आसपास का माहौल, आस पास का माहौल, या पड़ोस भी कह सकते हैं आप, आसपास का माहौल। एक बच्चा या एक बच्चे का सोशल विकास या सामाजिक विकास कैसे होगा, वो आसपास के वातावरण पे बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए आसपास की सोसाइटी एजुकेटेड है तो बच्चा भी बहुत ज्यादा चांस है वो एजुकेटेड होगा, अनएजुकेटेड है तो अनएजुकेटेड होगा। आसपास के माहौल में चोरी चकारी ज्यादा हो रही है तो बच्चा भी वही सीख देख के सीखेगा, वही वो चोर बन जाएगा। अब देखिए, समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीजें बचपन से आती हैं, सही बात है। मान लीजिए बचपन से वो हाथ कान नाक पैर सब बराबर हुआ, दो बच्चे हुए, एक बच्चे का जन्म हो गया डॉक्टर घर में, एक बच्चे का घर हो गया मजदूर के घर पे, तो आप बताइए क्या दोनों डॉक्टर बन जाएंगे या दोनों मजदूर बन जाएंगे? नहीं, ज्यादा चांस ये है कि डॉक्टर का जो बेटा होगा डॉक्टर बनेगा और मजदूर का मजदूर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा माहौल ही नहीं मिला। बात समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये होगा ही होगा, बट ज्यादा चांस है ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मजदूर के बच्चे को माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाई लिखाई का, उसको मिलेगा पढ़ाई लिखाई का माहौल, तो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। तो ठीक है, इसीलिए बालक के विकास में या बालक के डेवलपमेंट में वातावरण का बहुत बड़ा रोल है और आनुवंशिकता का भी रोल है। मान लीजिए वो बचपन से अंधा हो गया, तब तब क्या पढ़ पाएगा वो? तो आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों का मिक्सअप बालक के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये बात किसकी हुई? वातावरण की। आसपास के वातावरण से बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है मैंने आपको बता दिया, देख करके वातावरण से वो अच्छे सीखता है। आसपास का माहौल कैसा होता है, जैसे परिवार कैसा है उसका, वो परिवार से सीखेगा। स्कूल कैसा है, स्कूल सीखेगा। उसके मित्र यार कैसे हैं, उससे सीखेगा। फोन चला रहा है तो फोन में कैसे वीडियोस देख रहा है, उससे सीखेगा। क्राइम वाले वीडियो देखेगा तो क्राइम सीखेगा, उसका दिमाग भरा रहेगा। एजुकेशनल देखेगा तो एजुकेशन बना रहेगा। क्यूरियोसिटी वाला देखेगा तो उसको बना रहेगा। जीके का देखेगा तो वैसा बना रहेगा। तो जिस प्रकार के सोशल से वो इंटरेक्ट करेगा उसी प्रकार की चीजों को सीखेगा। ऐसे ही सवाल आपसे बनाता है एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। अब हम देखें, हमने पढ़ा वातावरण, हमने पढ़ा लिंग निर्धारण, हमने पढ़ा आनुवंशिकता। अब इन तीनों को कॉम्बिनेशन पढ़ने के पश्चात अब हमारा आता है सामाजिकरण। ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, इससे भी सवाल बनता है। बनता क्या है, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इन टॉपिक से सवाल एक दो देखने को मिलता ही मिलता है। आप चाहे तो पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब इस चीज को हम समझते हैं, सोशलाइजेशन या सामाजिकता या सामाजिकरण। एक बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है? सामाजिकरण मतलब क्या है, पहले समझिए। सामाजिकरण मतलब यह है कि समाज में व्याप्त सक्रिय और निष्क्रिय, समाज में व्याप्त सक्रिय और निष्क्रिय कारकों द्वारा, समाज में व्याप्त सक्रिय और निष्क्रिय कारकों द्वारा क्रिया करके या अननोन क्रिया करके जो जटिल क्रियाएं होती हैं, उससे जो बदलाव या जो परिवर्तन एक मानव के या एक बच्चे में आता है, उसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। अब ये जटिल फटिल क्या है इसको समझते हैं। फिर समझिए, सामाजिकरण का अर्थ यह है कि समाज में अननोन क्रियाओं द्वारा या जटिल अननोन क्रियाओं द्वारा जो कारक चाहे सक्रिय रूप से चाहे निष्क्रिय रूप से व्यक्ति के बदलाव में रोल अदा करते हैं या व्यक्ति के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसको हम कहते हैं सामाजिकरण या सामाजिकरण की अवस्था। क्लियर हुई बात? जैसे समझिएगा, अगर हम बात करें बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? सबसे पहले बच्चा सीखता है परिवार से। जब बच्चा परिवार में आएगा तो बच्चों सीखता, और उसमें भी परिवार में भी सबसे पहले किससे सीखता है? माता से। तो बच्चे की सबसे पहली शिक्षक माता, सबसे पहला बच्चे का विद्यालय परिवार। परिवार में वो सीखेगा, जैसे अपने भैया को देखेगा, अपनी दीदी को देखेगा, मम्मी को देखेगा, चाची को देखेगा, दादाजी को देखेगा क्या कर रहे हैं, तो उनके जैसा वो करने का प्रयास करेगा या उनके जैसा वो बनने का प्रयास करेगा। तो सोशलाइजेशन कह लीजिए या सामाजिकता या उसके अंदर सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये इसकी शुरुआत सबसे पहले परिवार से होती है। और पहली शिक्षा कह लीजिए या पहला गुरु कह लीजिए माता होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर हो गई बात? क्योंकि माता ही ना कहती है बाबू ऐसे मत करो, वैसे मत करो, नाक पोंछ के रहो, ये करके रहो, ठीक है।
तो वो माता होती है, और परिवार ही उसका पहला विद्यालय होता है। क्या होता है? पहला विद्यालय। इसके पश्चात हम बात करें, सेकंड नंबर पे आता है आपका, देखिए सेकंड नंबर आता है आस पड़ोस। इसके बाद बच्चा आस पड़ोस से सीखता है। आस पड़ोस मतलब उसके आसपास कैसे लोग हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है अपने समकक्षी से सीखता है। समकक्षी मतलब अगर आप देखेंगे छोटे बच्चों को, जो बच्चे 2 3 4 साल के रहते हैं, वो अपने एज के बच्चों के साथ खूब खेलता है, खूब दौड़ता है, मार भी कर लेगा लेकिन फिर खेलेगा। तो ये 3 ऐसे कारक हैं या 3 ऐसे हैं जो बच्चे को एकदम शुरू में ही मिल जाते हैं, इसलिए इनको कहा गया है प्रारंभिक या प्राथमिक कारक। सामाजिकरण में, एक बच्चे के सामाजिकरण में प्राथमिक कारक कौन कौन से हैं? परिवार है, पास पड़ोस है और समकक्षी। समकक्षी मतलब जिनसे बच्चा सीखता है, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो बच्चा इसके बाद जाना शुरू करता है स्कूल। कहाँ? स्कूल, विद्यालय। अब देखिए वो अपने आसपास के माहौल को छोड़ के विद्यालय जा रहा है। यहाँ विद्यालय में उसके आसपास के बच्चे ही नहीं रहेंगे, बल्कि दूर दराज के बच्चे रहेंगे, नाना प्रकार के बच्चे रहेंगे, उससे अच्छे रहेंगे, उससे खराब रहेंगे, उसके टीचर्स रहेंगे, कई प्रकार के लोग रहेंगे। बच्चा यहाँ से सीखता है कुछ चीजों को, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात बच्चा अगर आगे बात करें, आजकल जिसका बहुत बड़ा रोल है मीडिया। अभी देखिए मीडिया में सब आ जाएगा, मीडिया में आपका मोबाइल फोन आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा, अखबार आ जाएगा, सब चीजों से वो सीखता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? और तीसरा सबसे ज्यादा आजकल जो उड़ रहा है, धार्मिक स्थल। बच्चा आजकल अपने धार्मिक स्थलों से भी सीख रहा है। जैसे अगर भाई नाना प्रकार के धर्म हमारे यहाँ है, जैसे अगर मुस्लिम फैमिली है तो बच्चा जाएगा तो उसको सब पता चलेगा कि अच्छा हमको ऐसे पूजा करनी है, ऐसे दुआ करनी है। अगर एक हिंदू बच्चा जाएगा तो हाथ जोड़ के करेगा, और एक सिख का बच्चा जाएगा तो देखेगा पगड़ी सब लोग लगाए हैं, तलवार लिए हैं, तो अनेक प्रकार की चीजों को सीखेगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके लिए बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़ा, उसके पास में मिल गया, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्राथमिक। और इन सब के लिए बच्चे को कहीं जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इसलिए इसको कहा गया द्वितीयक। तो ये द्वितीयक कारक है। सामाजिकरण में द्वितीयक कारक कौन कौन से हैं? ये हैं। और प्राथमिक कारक कौन से हैं? वो है, ठीक है। द्वितीयक कारक में आपसे कभी कह देगा कि मोबाइल फोन बच्चे के सामाजिकरण में कौन सा कारक है? द्वितीयक। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत बताइए? तो बच्चे के सामाजिकता में या सोशलाइजेशन में इनका इंपॉर्टेंस है। अब आप सवाल जब देखेंगे तो आपसे सवाल ऐसे पूछिएगा घुमा फिरा के, ठीक है। एक बच्चा मोबाइल फोन में ये देख रहा है तो किस प्रकार का सामाजिकरण हो रहा है, समझ जाइए। एक बच्चे की प्राथमिक गुरु कौन होती है, समझ जाइए। प्राथमिक विद्यालय कौन होता है, समझ जाइए, ठीक है। बच्चा सबसे पहले या बच्चे में सामाजिकरण की शुरुआत कहाँ होती है? तो मैंने जब कल आपको बताया था, कल नहीं परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था बाल विकास की अवस्थाएं, उसमें मैंने आपको बताया था कि शैशव अवस्था से ही उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। और शैशव अवस्था कहां से कहां तक? 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो शुरू से ही वो अपने परिवार से सीखने लगता है। क्लियर? अब देखिएगा, इन्हीं कारकों को कुछ और भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सक्रिय कारक, और फिर एक और है निष्क्रिय कारक। अब ये सक्रिय और निष्क्रिय कारक क्या है, इसको समझिएगा। सक्रिय निष्क्रिय कारक मीन्स ये कि क्या कोई ऐसा है जिससे बच्चे को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता हो, यानी कि सीधा प्रभाव पड़ता हो। ऐसी चीजें जो बच्चे के सामाजिकरण में डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हो, उनको हम कहते हैं सक्रिय कारक। जैसे जिनसे बच्चा डायरेक्ट सीखता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे? परिवार से, पड़ोसी से, यहां खुद जाता है ना वो, स्कूल से, जहां खुद जा रहा है वो, ठीक है। स्कूल से, अध्यापक से, टीचर से कह लीजिए, रिश्तेदारों से, ऐसे बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो जहां बच्चा डायरेक्ट खुद जाके चीजों को सीखता है, उसको हम कहते हैं सक्रिय कारक, जो उस पर सीधा प्रभाव डाल रहे हैं, उसके सोशलाइजेशन में या उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए सीधा प्रभाव डाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं सक्रिय कारक। अब आता है निष्क्रिय कारक। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, बच्चे ने सुना है कि वहां पे क्या होता है बट कभी गया नहीं है। रेलवे स्टेशन हो गया, अब रेलवे स्टेशन जाएगा वो तब ना देखेगा ट्रेन चलता है, लेकिन सुना रहता है कि मम्मी बता रही थी अच्छा ये होता है, ठीक है। और यहाँ का उसका रोजाना होता है नहीं। तो
इसको चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे कारक या ऐसे सोशलाइजेशन जहां बच्चा कभी कभार जाता है या जाता ही नहीं है, केवल सुन के सीखा है, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय कारक। और सक्रिय कारक हो जिसका इम्पैक्ट बच्चे पर डायरेक्ट पड़ता है या बच्चा जिन चीजों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय कारक। देखिए ये जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी आपको लिंग निर्धारण भी किया, हमने आनुवंशिकता किया, हमने पर्यावरण किया, वातावरण किया, हमने सोशलाइजेशन किया। इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन फिक्स है। अब क्वेश्चन पे देखता हूं कैसे क्वेश्चन दे रहा है। तो सबसे पहली चीज, इन चीजों को केवल आप दिमाग में रखिए, समझे रहिए कि अच्छा ये आएगा तो हमें ये करना है। अब जब आपसे सवाल पूछेगा ना तो उस सवाल में ही आपको बताएगा वो कि वो आपसे निकलवाना क्या चाहता है या आपसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जैसे सवाल पूछेगा वैसे आप कर दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक। तो देखिए अभी घबराइए नहीं, सारे टॉपिक हमारे कवर हो रहे हैं। हम बीच में सोच रहे हैं एक दिन क्वेश्चन आपको लाने के लिए आज या कल में, क्योंकि जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन करना भी चाहिए। हम केवल टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, उस टॉपिक संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि नहीं आया है, क्या हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं 8, 10, 15 क्वेश्चन पहले निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि देखिए कौन किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और पढ़ने में आपको मजा आए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने आज एक टॉपिक और कवर कर दिया। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।